हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शैक्षिक शोध का टॉपिक ऐतिहासिक अनुसंधान। ठीक है, तो कई प्रकार के अनुसंधान हमने आपको एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐतिहासिक अनुसंधान। तो जानेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है, इसके अर्थ और जो भी इसकी जानकारी है बेसिक, उसके संबंध में जानकारी हमें मिलेगी इस वीडियो में। और हम ये जानेंगे कि ऐतिहासिक अनुसंधान कितने प्रकार का होता है, इसके सोपान क्या हैं, चरण क्या हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जो मित्र पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और हमारे सारे वीडियो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप वहाँ पर भी सारे वीडियोज़ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है? तो ऐतिहासिक अनुसंधान से तात्पर्य अतीत की घटनाओं, विकासों तथा अनुभवों की समालोचनात्मक जांच है। ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है? अतीत यानी कि जो बीत चुका है, वो घटनाएं कैसी थी, उन घटनाओं का विकास कैसा हुआ और उन घटनाओं के पश्चात क्या अनुभव प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनकी समालोचनात्मक जांच, इनकी आलोचनात्मक जांच जब शोधकर्ता करता है कि अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उनके पीछे क्या कारण थे और उन घटनाओं के क्या परिणाम हुए, तो इसकी जांच करने के लिए जो अनुसंधान की प्रक्रिया अपनाई जाती है वो ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। यह जांच सावधानीपूर्वक, वैधता के साथ, प्रमाणों को महत्व देती हुई समुचित साक्ष्यों पर आधारित होती है। ठीक है, ये जांच कैसी है? इसके जो फैक्ट्स हैं, जो भी इसके तथ्य हैं, जो भी साक्ष्य हैं, उनका अध्ययन बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाता है, उनकी वैधता को परखा जाता है और ये जाना जाता है कि जो वैलिडिटी के जो प्रमाण हैं वो महत्वपूर्ण हैं कि नहीं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। और ऐतिहासिक अनुसंधान कैसा? वैलिड। ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान के कौन कौन से उपागम हैं तो देख लेते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान का जब हम अध्ययन करते हैं, जब शोध करते हैं, तो कौन से अप्रोचेस हमको अप्लाई करना होता है, कि इन अप्रोचेस को लेके हम ऐतिहासिक अनुसंधान को करते हैं। तो दो अप्रोचेस हैं। पहला है पूर्वदर्शी उपागम, इसको हम पर्सपेक्टिव अप्रोच भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा पाश्चात्यदर्शी उपागम, इसे हम रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव मतलब पूर्व की ओर देखना, यह ध्यान रखना, पी से पूर्व। ठीक है, पर्सपेक्टिव। और पाश्चात्यदर्शी मतलब रिटर्न, आर ई जैसे लिखा हुआ है, तो रेट्रोस्पेक्टिव आर मतलब वापस जाना, और पूर्वदर्शी का मतलब आगे की ओर देखना, और रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे की ओर देखना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पूर्वदर्शी उपागम कैसे काम करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान है पूर्वदर्शी उपागम की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से एक शोधकर्ता अपनाता है। तो पूर्वदर्शी उपागम में क्या होता है, जो शोध करता है वो अतीत से प्रारंभ करके क्या करता है, वो अतीत से आरंभ करके उन चीज़ों को जिन्हें वो जानना चाहता है, तो उस घटना के संबंध में अतीत से उसे प्रारंभ करता है और वर्तमान तक अग्रसर होता है। ठीक है, तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, पूर्वदर्शी उपागम में पहले क्या घटित हुआ था उसको देखते हुए हम वर्तमान की परिस्थितियों में आते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से घटना का विकास हुआ है, कौन से कारण ऐसे हैं जो पूर्व में घटित हुए थे और वही कारण वर्तमान में विद्यमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है तो वो पूर्वदर्शी उपागम कहा जाता है, क्योंकि हमने पूर्व की घटनाओं का अध्ययन किया है, उसके पश्चात वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, तो ये पूर्वदर्शी उपागम हो गया। इसे व्यक्तिगत उपागम भी कहा जाता है, इसे पर्सनल अप्रोचेस भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा पाश्चात्यदर्शी उपागम। पाश्चात्यदर्शी उपागम में क्या होता है, शोधकर्ता वर्तमान में जो भी कोई घटना है, जो भी शोध है, उसको प्रारंभ करके अतीत में कारण तलाशता है। वर्तमान में कोई घटना घटित हुई है तो इस घटना के पीछे क्या कारण थे, पूर्व में इसमें कौन सी संभावनाएं थी, ऐसे कौन से कारण घटित हुए थे जिसकी वजह से वर्तमान में समस्या उत्पन्न हुई है। तो इसमें क्या होता है, हम वर्तमान से घटना को प्रारंभ करके पूर्व की मतलब कि पूर्व की ओर जाते हैं, जो पहले घटित हो चुका था, जो पहले कारण थे उनकी ओर जाते हैं, यानी कि वर्तमान से हम पीछे की ओर अध्ययन करते हैं, पास्ट की ओर जाते हैं। तो ये हमारा पाश्चात्यदर्शी उपागम कहलाता है। इसे सामूहिक या नवीन उपागम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पूर्वदर्शी उपागम में क्या है, अतीत से प्रारंभ करके वर्तमान में शोधकर्ता आता है, कारणों की तलाश करता है,
अतीत से वर्तमान की ओर बढ़ते हुए, और जो पाश्चात्यदर्शी उपागम इसमें क्या है, वर्तमान से अतीत की ओर जाता है। ठीक है, कि वर्तमान में जो घटना उपस्थित हुई है उसके पीछे पूर्व में क्या कारण थे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देख लेते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान के चरण क्या है, किन चरणों से होकर ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, पूरी होती है। तो पहली है समस्या की पहचान एवं परिभाषीकरण। ठीक है, तो जो भी समस्या है, वर्तमान में जो भी समस्या है, या जो अतीत में जो भी घटना घटित हुई थी और वर्तमान में उसकी वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उन समस्याओं की पहचान करना और उनको परिभाषित करना। सबसे पहले शोधकर्ता क्या करता है कि समस्या के जो भी मुख्य कारण है, ठीक है, उसको पहचानता है और ये जानने का प्रयास करता है कि ये कारण किस लिए हैं। ठीक है, और जब ये जान जाता है कि इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं, तो उस समस्या को फिर वो परिभाषित कर देता है कि ऐसा होने पर ये घटना घटित हुई है। ठीक है, अब फिर उसके पश्चात अब उस बात को सिद्ध करने के लिए वो क्या करता है, प्रदत्तों का संकलन करता है, आंकड़ों को इकट्ठा करता है। ठीक है, आंकड़े कहाँ से इकट्ठा करेगा, वो ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उनमें जाके, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनमें जाके, जो ऐतिहासिक इमारत और स्मारक हैं उनमें जाके उन कारणों के संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनको कलेक्ट करता है। ये क्या होगा, इसे मूल स्रोत कहा जाता है। मूल स्रोतों के माध्यम से, यानी कि उस कालखंड में, जिस कालखंड का अध्ययन आज की वर्तमान की घटनाओं से संबंधित है, उस कालखंड में जाके हम समस्या के कारणों की तलाश करते हैं। जैसे कि वर्तमान में अगर कोई जैसे कि बाबरी मस्जिद वाला जो मैटर है, तो जब हम इसकी ये तलाशेंगे कि ये बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था, तो वर्तमान में घटना घटित हो रही है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला मैटर, तो हम क्या करते हैं कि उस सन में, जिस समय में बाबर भारत में शासन कर रहा था, तो उस समय हम ये देखते हैं कि उसने जो भी स्मारक तैयार करे, जो भी इमारतें बनवाई, उनमें से बाबरी मस्जिद थी कि नहीं थी, ये उसके बाद की बनी हुई तो नहीं है, या उसके पूर्व की बनी हुई तो नहीं है। तो मूल स्रोत क्या है हमारा, उस कालखंड का लिखा हुआ इतिहास, साहित्य। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रदत्तों का संकलन करा जाता है, और वो जो प्रदत्त होते हैं वो कैसे होने चाहिए, मूल होने चाहिए, मूल स्रोत होने चाहिए। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रदत्तों की आलोचना। प्रदत्त जो भी आंकड़े हमारे पास इकट्ठे हुए हैं, जो चाहे वो सांख्यिकीय आंकड़े हों या फिर भौतिक आंकड़े हों, तो उन आंकड़ों को हम क्या करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं कि ये आंकड़े वास्तविक हैं, उसी कालखंड से संबंधित हैं, या फिर उन कालखंडों से इनका कोई संबंध नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उस कालखंड के संबंध में सुनी हुई बातों से किसी ने उसके संबंध में कुछ लिखा हो या कुछ तैयार कर दिया हो। ठीक है, तो ये जो आंतरिक आलोचनात्मक और बाह्य आलोचनात्मक इसमें आलोचना की जाती है। आंतरिक आलोचना में क्या होता है कि जो चीज़ें हैं उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानना। उस कालखंड में जो इमारतों में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर थे, ईंटें थीं, जो भी चीज़ें थी, वो उस इमारत में मिले हैं कि नहीं वर्तमान में। ठीक है, तो ये हो गया आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, या आंतरिक आलोचना। अब बाह्य आलोचना क्या है, उसकी बाह्य स्वरूप को देखकर और उसके साहित्य को पढ़ के, जो कि दूसरों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसको पढ़ के, ठीक है, ये जानना कि ये मान लेना कि ये उसी कालखंड का है। ये द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आता है। लेकिन जब प्रदत्तों की आलोचना की जाती है, तो चाहे मूल स्रोत हो या फिर द्वितीय स्रोत हो, सभी की आलोचनात्मक व्याख्या शोधकर्ता को करना होता है। वो उसके भौतिक स्वरूप का भी आकलन करता है, उससे संबंधित साहित्य का भी अध्ययन करता है, और उस कालखंड में जो भी लेखक थे, साहित्यकार थे, उनके साहित्यों का अध्ययन करके भी वो आंकड़ों को इकट्ठा करता है और उसके आधार पर वो व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा, प्रदत्तों की आलोचना। और चौथा है प्रतिवेदन लेखन। ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट करने के पश्चात शोधकर्ता फिर अपने विवेक से जो प्रतिवेदन तैयार करता है, जो उसका एक कह सकते हैं कि निष्कर्ष, ठीक है, जो इस निष्कर्ष के तौर पे प्रतिवेदन तैयार करता है, उसे हम कहते हैं आंकड़ों का अर्थापन। उन आंकड़ों के संबंध में जो व्याख्या शोधकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, वो चौथे नंबर पे कंप्लीट होती है, जिसको प्रतिवेदन लेखन या आंकड़ों का अर्थापन कहा जाता है। ठीक है, अर्थात जो भी उस समय में घटना घटित हुई थी, जिसका भी अध्ययन शोधकर्ता के द्वारा किया गया है, उसने पहले उस समस्या को जाना, परखा, उसको परिभाषित किया, फिर उससे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा किया, मूल स्रोतों को इकट्ठा किया, द्वितीय स्रोतों को भी इकट्ठा किया, फिर उसके पास उसकी आलोचना की गई, उनकी आलोचना की गई। आलोचना कैसी की गई, आंतरिक की गई और बाह्य की गई। आंतरिक में से उसके मूल स्रोत के, जो भी उस कालखंड में
जिस भी प्रकार के स्रोत जिस भी प्रकार के मटेरियल यूज़ किया जाता था उसका अध्ययन किया गया। जो भी धातुएं, जो भी पत्थर इस्तेमाल होते थे, जिस प्रकार की नक्काशी उस कालखंड में होती थी, उन सब का अध्ययन किया। वह आलोचना में उसे उस जो मूल स्रोत के साथ साथ बाहरी जो भी स्रोत हैं, जैसे कि उस कालखंड से जुड़े हुए जो भी लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनके साहित्य के माध्यम से क्या जानकारी मिली, इन सब की समालोचनात्मक व्याख्या करने के पश्चात चौथे नंबर पे शोधकर्ता अपने प्रतिवेदन का लेखन करता है, यानी कि अपने शोध को कंप्लीट करता है। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी ऐतिहासिक अनुसंधान के संबंध में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमारे चैनल से जुड़ के नेट की तैयारी कर सकते हैं, प्रवक्ता सहायक आचार्य की भी तैयारी कर सकते हैं, और बीएड एमएड के छात्र, टेट की तैयारी करने वाले छात्र भी यहाँ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।